नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि ज्यादातर कोरोना के मामले केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और महज अगर हम पूरे भारत की बात करें तो आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा आंकड़े यहां पर समझना चाहें, आपको बताते चले कि कल शाम तक का आंकड़ा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 517 पर पहुंच चुका है और 1,26,720 लोग यहां रिकवर भी हुए हैं। लेकिन अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 2003 लोगों को हमने यहां कोरोना की वजह से खो दिया है। ये सारा आंकड़ा जो है वो कल शाम तक का आपको बताया गया है और आज की अपडेट भी यहां पर साझा हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए एहतियात बरतना कितना जरूरी है, क्योंकि हर एक जिले के अंदर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी तो कर दी गई है, लेकिन इस पर पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर एक प्रशासन को यहां पर चाहिए कि अपने अपने जिले के अंदर संजीदगी बरती जाए, लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम जनता समझदार होने वाली नहीं है, योगदान यहां पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना हमारे साथ लंबे समय तक चलने वाला है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। साल 2020 में दुनिया कोविड से लड़ती रही, जम्मू कश्मीर भी इससे मुतासिर ही नहीं, इससे पूरी तरह से इसके सामने घुटने टेक गया था और दुनिया के घुटने टेकने के बाद एक बार फिर उम्मीद जागी थी कि अब की बार अच्छा होगा। नवंबर दिसंबर में जहां खतरात बहुत थे कि जम्मू कश्मीर में कोविड और खासतौर पे कश्मीर में कोविड कहर बर्पा कर पाएगा, लेकिन कोविड का मुकाबला हुआ, कोविड को चारों शाने चित कर दिया। लेकिन मार्च के आते आते फिर एक बार कश्मीर में वही सूरत हाल होने लगी जो साल 2020 में थी, पिछले साल में थी। पिछले साल मार्च के महीने में जो सिचुएशन थी, अब पिछले एक हफ्ते से कश्मीर में फिर होने जा रही है। और कल श्रीनगर में 500 से ज्यादा पॉजिटिव के केसेस आना और उसके साथ साथ कुछ आधा दर्जन के करीब अमवात साफ बयान करती है कि जम्मू कश्मीर में कोविड का कहर दोबारा कहीं सर तो नहीं उठा रहा है। जिला इंतजामिया से लेकर डिविजनल इंतजामिया कश्मीर में काम तो करते हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये अहकाम भी जारी किए गए कि बच्चों के हवाले से इकदाम उठाए जाएं, कोविड के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि जहां श्रीनगर और कश्मीर वादी में टूरिज्म के नाम पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं और जिनमें बड़ी तादाद पॉजिटिव केसेस की आई है, वहीं कश्मीर के अपने इलाकों में या अपने वो लोग जो बाहर की रियासतों से गए हुए थे वापस आते हुए कहीं न कहीं कोविड का शिकार हुए। और फिर खतरा म्यूटेटेड वायरस का भी है और इस म्यूटेटेड वायरस के हवाले से भी डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए लोगों को तलकीन की है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि फिलहाल म्यूटेटेड वायरस की कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है और इस कुछ में सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं। आज बारामूला के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दौरा किया गया है और फूलों के जो ग्रोवर्स हैं उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, फ्रूट के लिए पूरा मेला जो है वो यहां आयोजित किया गया था कि आखिर लोगों का कारोबार किस तरह से यहां पर बढ़े और ज्यादातर इस पर कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन क्या कुछ पूरे सूरत हाल रहे हैं, इरशाद भट्ट के पास चलेंगे, इरशाद पूरी अपडेट कर रहे हैं, देखिए। उस पर उत्तम बीज किसानों को दिया जा रहा है। 1 लाख क्विंटल उत्तम बीज 15 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस बार कृषि विभाग ने रखा है। चाहे वो बासमती चावल हो, हाई यील्ड के लिए या बाकी चीजें हों, सब कुछ सब्सिडाइज रेट पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी सब्सिडी देने का काम यूटी प्रशासन कर रहा है। डेयरी की चर्चा यहाँ हुई है। दुग्ध उत्पादन में हम काफी पीछे थे, पिछले 1-2 वर्षों में हमने प्रगति की है। अभी तक 1 लाख लीटर लोगों तक सरकार ने उनके लिए क्या क्या स्कीमें बनाई हैं, क्या क्या सहूलियात फराहम करी है, उनकी पूरी जानकारी पहुंचे और लोग इसका फायदा उठा के अपनी तरक्की कर सके। अभी तक जो एग्रीकल्चर का जो एक फोकस था या हॉर्टिकल्चर का सिर्फ प्रोडक्शन करना अभी भी फोकस रहेगा, उसको कई गुना आगे ले जाने की जरूरत है। लेकिन प्रोडक्शन से ज़्यादा अब दौर आ गया है कि उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करना, उसको पैकेजिंग करना, अच्छी मार्केटिंग करना और देश और दुनिया के बाज़ारों तक अपना सामान उस क्वालिटी का बनाना कि वहाँ तक जाके बिक सके। तभी यहाँ की आर्थिक उन्नति होगी और लोगों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। तो उसकी तरफ इस प्रोग्राम का एक मकसद था। ये सारे एग्जीबिशन और स्टॉल
उसी मकसद से लगाए गए हैं कि लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिल सके। सर, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, उस पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं? देखिए, उसमें एक्शन होना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ये खास मकसद है कि एग्रीकल्चरल लैंड का कन्वर्सन कम से कम हो, लेकिन लोग भी करते जा रहे हैं। इसमें लोगों का भी ताबून चाहिए। ये अकेला सरकार नहीं कर सकती। अगर आप ये विशाल विशाल महल बनाएंगे खेतों में जाकर, रादर देन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाने की, सरकार के भी एक लिमिटेशन होती है, कितनों को रोक पाएगी। बट अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई शुरू करे, कुछ केसेस में कार्रवाई करे, तो दूसरों को भी मैसेज जाएगा। साल हो गए केसीसी 12 साल के बाद केसीसी लोन नहीं होता है माफ। केसीसी लोन अगर आप माफ करेंगे, अरे बैंक के पास किसका पैसा होता है? मेरा पैसा होता है, आपका पैसा होता है। वो माफ करेगा तो उसको कौन पैसा देगा? मुझे कौन पैसा वापस देगा? वो माफी का दौर वो सब खत्म हो चुका। केसीसी लोन एक सहूलियात है जिसमें 1,60,000 तक का लोन जो है फार्मर्स बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के ले सकता है। और ये सहूलियत तभी बरकरार रहेगी कि लोग लें फिर उसको वापस भी करें। ये नहीं देने का ये कोई डिमांड किसी भी बहाने से कर लेना वो नहीं चलता है। कहीं जब होता है, ऐसा हुआ था जब कुछ 2014 का फ्लड आया था तो हुआ था। उस फ्लड को आप क्या 25 साल तक याद करेंगे? सर, गैर मियारी दवाई आते हैं मार्केट में सर, तो उन डीलरों के खिलाफ क्या एक्शन होगा? भाई देखिए, एक लिमिटेशन होती है सरकार की हर चीज की कंपेंसेशन देने में। फिर तो मैं खुद ही आग लगा दूं, कहूँ रात को कोई घर मेरा लगा गया आग। पॉइंट ये है कि जहां जहां सहूलियात अवेलेबल है, हम उनको सीड से लेके फर्टिलाइजर सब्सिडी से लेके मशीनरी सब्सिडी, हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। अब आप ये तो मत कहो कि आप ही आके हमारा खेत जोत जाओ और हमें घर तक माल पहुंचा जाओ फसल काट के। इस तरह के जो अवेयरनेस कैंप है, फार्मर्स के कैंप है, किसान मेले जो ये कर रहे हैं, पिछले साल में जो आपको 2019-2020 का आपको पता है, क्योंकि ग्रोवर्स फार्म में कितने सारे नुकसान उठाने पड़े। लेकिन पिछले साल जो जनवरी अभी 2021 से जो मार्केट में ये फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की चेकिंग हो रही है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो सराहना है इस टाइम, ताकि ग्रोवर्स को और भी सारे नुकसान ना उठाने पड़े। दूसरी में एक बात ये जो भी गवर्नर साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा, और दूसरी एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को इसी को किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा नेफेड को ही दे देंगे। इससे हम भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम कोल्ड स्टोर भी बना सकते हैं। अगर नेफेड को दे देंगे उससे काफ़ी सारे मुश्किलात है। पूरा इनको नेफेड को नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर इसमें लगाया, आज की डेट में जो मेरे इंडस्ट्रियल प्लेयर है जिन्होंने कोल्ड स्टोर यहाँ पे बनाए, क्या उन्होंने उनके साथ किया? जरा मुझे खुदा रहा ये बताइए कि नेटफिट तो ठीक होगा, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्स कोई स्कीम लाई है, लेकिन जो मेरे नौजवान रोजगार यहाँ पर बैठे, जो MBA और जो PhD लड़के जिन्होंने कोल्ड स्टोर छोड़े, उनके साथ ये कौन सा सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं? यही गुजारिश होगी आपकी वसात से, गुलिस्तान की चैनल की वजह से, कि मेहरबानी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे नौजवान आज की डेट में यहाँ पे बैठे हो, उनकी तरफ आप तवज्जो दीजिए। आप तवज्जो दीजिए। जो आप बोलते हो कि हकीकतन अगर कोई गवर्नमेंट के बाद रोजगार दे सकता तो वो तो इंडस्ट्री सेक्टर दे सकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं गुलमर्ग का, क्योंकि गुलमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, जहां पर पर्यटकों का तांता लगना अब शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर इस पर पड़ताल करना बहुत जरूरी है। इशफाक के पास चलेंगे, क्योंकि गुलमर्ग से वो पूरी अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से बेरोजगार लोगों के लिए अब यहाँ रोजगार के साधन बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो दिखा देते हैं। मुझे यहाँ का कल्चर बहुत लगा, बहुत ही वर्सेटिलिटी है, लोग यहाँ के बहुत ही फ्रेंडली है, और लोगों के मन में जो एप्रीहेंशन है कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए, बहुत डर लगता है, मुझे लगता है ये डर मन में से निकाल लेना चाहिए। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, तो सबको एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, और यहाँ का जो मौसम है उसका लुत्फ उठाना चाहिए। हम हरियाणा से हैं और यहाँ पर हमारे हस्बैंड आए हुए हैं 84 to 91 बैच, जो जॉर्जियंस हैं अजमेर मिलिट्री स्कूल से, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर गेट टुगेदर करके। हम सब बहुत खुश हैं और यहाँ की हम शांति की और प्रॉस्पेरिटी के लिए शुभकामनाएं। मैं जॉर्जियन ग्रुप से हूँ 84-91 बैच से, और हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और अजमेर में एक साथ पढ़े हुए हैं। और हमारा मकसद धारा 370 हटने के बाद पहला यही है
कि देश के बाकी लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज मिले, उनको ये लगे कि घाटी के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं, अमन शांति है, चैन है, यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े अच्छे हैं, अमन शांति पसंद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़े। हमारा जो पैसा विदेशों में घूमने में लगता है और दूसरे लगता है, तो हम कश्मीर में आके यहाँ अपना पैसा लगाएं, टूरिज्म बढ़े, उससे लोगों को रोजगार बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सियाहती मुकाम गुलमर्ग में और सियाहती मुकाम गुलमर्ग के सेकंड फेज जो कि सेकंड फेज पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर जो है वादी कश्मीर में जो है अब सयाहत को आहिस्ता आहिस्ता फरोग मिल रहा है और वादी कश्मीर में सियाहती मुकाम गुलमर्ग में काफ़ी तादाद में जो है बाहर से पर्यटक आए हैं और आज यहाँ पर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में जॉर्जियंस का ग्रुप जो है वो यहाँ पर है सियाहती मुकाम गुलमर्ग में पहुँच चुका है और करीबन जो है 45 लोग जो है इस ग्रुप में हैं और अलग अलग जो है हम कहेंगे कि अलग अलग स्टेट से जो ये लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं और इनका यही कहना है कि वादी कश्मीर में जिस तरह के आए रोज यहाँ पर वादी कश्मीर से जो खबरें आए हैं, सयाहत को जो फरोग देने के लिए हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इस तरह से सियाहती मुकाम गुलमर्ग में जो अब की बार यहाँ पर जो एक नई पहल शुरू की गई है, सयाहत को आहिस्ता आहिस्ता सियाहती मुकाम गुलमर्ग में जो है मजीद फरोग मिले। जॉर्जियंस ग्रुप से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि यहाँ से जाने के बाद सब सयाहों को घाटी की तरफ जो है यहाँ पर रवाना किया जाएगा और अमन और शांति के लिए दुआ की जाएगी ताकि यहाँ पर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में काफी तादाद में जो है बाहर से पर्यटक आए और वादी कश्मीर के लिए सबसे बड़ी जो बात यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सियाहती मुकाम गुलमर्ग में जो है काफी तादाद में पर्यटक आ जाएंगे और ताकि यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनका रोजगार जो है सयाहत पर भी मबनी है, उनके रोजगार में इजाफा देखने को मिलेगा। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी में भी आज मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की गई है। चालान उनके काटे गए हैं क्योंकि ज्यादातर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों में बिल्कुल भी एहतियात जो है वो नहीं देखी जा रही है। किस तरह से पूरी कार्रवाई वहां पर की गई है, जमशेद रिपोर्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। राजौरी में एक बार फिर कोविड-19 का कहर बढ़ते देख इंतजामिया की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, इसमें SOP न फॉलो करने वालों के खिलाफ इस वक्त राजौरी में बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें गाड़ी चालक हों या आम लोग हों जो मास्क के बिना बाहर निकल रहे हैं, इनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो लोग मास्क नहीं पहन के निकल? सर आज डिपार्टमेंट ने हमें एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बुक दी है जिसके जरिए हम लोगों को पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ अपना मास्क अपने फेस पे रखिए, सैनिटाइजर साथ में रखिए और जो नहीं मान रहा है उनका हम चालान भी साथ में कर रहे हैं ताकि उनको अवेयरनेस आ जाए। पहले तो हम उनको आज हम सिर्फ उनको अवेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ मास्क पहन के रखिए, अपने साथ रखिए मास्क, ताकि ऐसी घड़ी ना आ जाए कि पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन हो जाए फिर से। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शौकत साहब, जो इनकी तरफ से आपने सुना होगा कि लोगों को इस वक्त सिर्फ समझाया जा रहा है। हालांकि समझाने के साथ साथ लगातार यहाँ चालान भी किए जा रहे हैं क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बार फिर कोविड-19 का कहर बढ़ना शुरू हुआ है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से पहले उलमा के साथ फिर सिविल सोसाइटी के साथ एक मीटिंग भी की गई और लोगों को इसमें अपना ताउन देने की बात की गई। मगर उसके बावजूद भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं राजौरी में जो इंतजामिया की तरफ से दी गई हदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है और पुलिस की तरफ से लगातार आज सुबह से ही गुजर मंडी में नाका लगाया गया, डिफरेंट और इलाकों में नाके लगाए गए हैं। जो लोग गाड़ी में हो या पैदल चल रहे हो, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनका चालान भी किया जा रहा है और लगातार उनको ये समझाया भी जा रहा है कि वो अपना मास्क पहन के ही घरों से बाहर निकलें क्योंकि राजौरी में कोविड-19 का कहर दोबारा शुरू हो चुका है और पिछले कुछ दिनों से राजौरी में जिस तरह कोविड-19 के कहर बढ़ना शुरू हुए उससे इंतजामिया भी पूरी तरह हरकत में आई है। हालांकि इससे पहले कोविड-19 के कहर में राजौरी में कई घरों के चिराग गुल हुए और हजारों की तादाद में लोग इसमें मुतासर भी हुए और उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। उसके चलते आज राजौरी पुलिस की तरफ से गुजर मंडी इलाके में एक नाका लगाया गया है जहां बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, JK24 न्यूज 7 के लिए। चलिए अब जिला डोडा का भी रुख कर लेते हैं। यहां पर भी आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें ली गई हैं, लेकिन गंदगी होने की वजह से दुकानदारों को काफी तरीके से परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं वहां पर कारोबारी लोगों को और साथ ही साथ दुकानदारों को, वो दिखा देते हैं। अभी हम मौजूद हैं ओल्ड बस स्टैंड में और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें जो है वो म्यूनसिपलिटी की हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है
लगभग 40 से 50 दुकानें हैं ये। मगर यहाँ पे कुछ शॉप्सकीपर का ये कहना है, जब इनने लीज पे दुकान ली थी उस टाइम उनके साथ काफ़ी सारे वादे किए गए थे, साफ सफाई होगी, मगर तस्वीरें थोड़ा देख लीजिए आप किस तरह की हालत है और काफ़ी गंदगी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इनका ये भी कहना है कि हमारी दुकानों पे कस्टमर भी नहीं आते हैं इस वजह से। इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की परेशानी इनको आती है और कब से आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि गुलिस्तान टीवी का कि आप हमारे पास स्पेशली यहाँ आए ये चीज़ें दिखाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि 10-10 लाख रुपया लोगों ने दिया है पगड़ी के तौर पर, और यहाँ पे बाथरूम बनाया है, उसमें अंदर से सीट है लेकिन नल के उसमें है ही नहीं। और यहाँ पे आप इस तरफ मैं बताऊँगा तो कोई टैंकी नहीं, कोई निकासी नहीं है, नीचे उसको ड्रेन वगैरह का कोई है ही नहीं। यहाँ साथ में गंदगी के हवाले से अगर हम बात करें, गंदगी काफ़ी ज़्यादा हम भी देख रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर भी आपकी शॉप पे बहुत कम आते होंगे। सर हमें 4-5 दुकानें यहाँ मोबाइल की शॉपें हैं तो मास्क लगाकर भी वो यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी गंदगी है, कोई हाथ धोने का रेंज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ 2 मेडिकल शॉपें हैं, डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, तो यहाँ पे बाथरूम है लेकिन वहाँ कोई जरिया ही नहीं, नीचे कोई ड्रेन का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटी से बात नहीं की कभी? सर 2-4 बार हमने टाउन में शिकायतें की तो वो यहाँ तक आए तो उन्होंने कहा कि हम आपको गेट देंगे यहाँ लगाकर, तो लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से आप देखेंगे तो कि यहाँ से पोडियों से कोई तो मेरी दुकान के बाहर पेशाब करता है, कोई इस साइड में पेशाब करता है, थूकता है, नशे करते हैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर। यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो कुछ बोतलें मिलेंगी आपको, कुछ दवाइयों की, कुछ सिगरेट मिलेंगे और साथ में पेशाब गंदगी वगैरह। इन्होंने छत पे, नीचे हमारी दुकान है और ऊपर लेटरिंग की ढेर है। यहाँ पे हमें तो इतना मुश्किल हो गया है कि हम मजबूर हो गए यहाँ से दुकान छोड़ने में। 7-7, 8-8 हज़ार हम मालकों को किराया दे रहे हैं, हमें तो पहले खुद भी इधर बैठना नहीं बनता है। और इतनी खतरनाक महामारी नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं तो क्या बताना चाहेंगे उनको? तो मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब यहाँ पे भी अपने टाउन के जो अफसरात हैं तो थोड़ी सी नज़र इधर की तरफ भी करें। हमें इधर हाथ धोने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, इतना महंगा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो कम से कम यहाँ पे आके देखें कि ना बाथरूम है ना कुछ है, कम से कम हाथ धोने के लिए तो होना चाहिए। नीचे ड्रेन ही नहीं है, बुरी हालत, यहाँ पे कोई सफाई। आपका नाम क्या है? रहमतुल्लाह। किस तरह की परेशानी यहाँ पे आपको? बस सर यही परेशानी है ज़्यादा यहाँ पे कि यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है लेकिन यूज़ कुछ नहीं है इसका। तो बाकी ऊपर ये जो कस्टमर वगैरह आते हैं तो बदबू की वजह से ऊपर नहीं चढ़ते हैं, पूरी गंदगी भरी हुई है यहाँ पे। यही अर्ज़ कर शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए। हम चाहते थे हम जाएँ किसी के पास, लेकिन हमें कोई वो रास्ता नहीं मिला, कोई हमारी सुने। तो म्यूनसिपलिटी से कभी बात नहीं की आपने कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, कस्टमर हमारे जो है वो हमारे पास नहीं आ पाते हैं गंदगी की वजह से, तो उनको कभी बात नहीं की इस बारे में? नहीं, उनसे 1-2 बार कहा उनको, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, सफाई वगैरह, डस्टबिन होती है, कुछ होती है, वो भी 10 दिन के बाद ही उठती है। यहाँ से पूरी गंदगी पड़ी होती है यहाँ पूरे कम्प्लेक्स में। वहाँ ये म्यूनसिपलिटी के प्रॉपर्टी की हालत है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि म्यूनसिपलिटी के जो हमारे 17 वार्ड हैं उन 17 वार्ड की हालत भी इसी तरह आपको दिखेगी। और अपने जो इनका अपना कम्प्लेक्स है उसकी भी यही हालत है, बहुत गंदगी इस जो कम्प्लेक्स में है। और इनका साफ तौर पे कहना है काफ़ी बार ये म्यूनसिपलिटी के पास गए और सिर्फ यकीन इनको दिलाया गया कि जल्द से जल्द साफ़ सफाई की जाएगी, मगर हालत बद से बदतर है। जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय हम जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हैं और यहाँ से एक दुखद समाचार सामने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांबा के एक होटल के कमरे से एक व्यक्ति का शव मिला है, यानी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और इस व्यक्ति की पहचान सुशांत शर्मा के रूप में हुई है, जो कि उधमपुर का रहने वाला है। जो आईडी प्रूफ, जो एड्रेस प्रूफ इस व्यक्ति के पास से मिला है, उसी के ऊपर ये जो उधमपुर का जिक्र हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने कल देर शाम 8:30 बजे के करीब विशाल गेस्ट हाउस में कमरा लिया और वहाँ होटल वालों को बोला कि मुझे सुबह 7 बजे उठा देना, मुझे किसी फैक्ट्री में काम के लिए जाना है। और जब सुबह जो होटल का स्टाफ था वो उन्होंने कमरे को नॉक किया, कमरे का दरवाज़ा उस व्यक्ति ने नहीं खोला और काफ़ी देर तक वो ये नॉक करते रहे, लेकिन कोई भी रिस्पांस अंदर से नहीं आया। और फाइनली जो होटल का स्टाफ था उन्होंने मजबूरन दरवाज़ा तोड़ा, शीशा वहाँ से तोड़ा और अंदर गए। जब अंदर गए तो अंदर का मंजर जो कुछ और ही था। उस व्यक्ति का जो शव था वो फंदे के साथ लटका हुआ था, यानी
हो सकता है कि इस व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हम इस मामले में इतना डीपली नहीं जा सकते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सुसाइड का मामला है क्योंकि फंदे से ये शव जो है ये लटका हुआ मिला है और उसके बाद जो होटल का स्टाफ था, होटल के मालिक थे, उन्होंने फ़ौरन एहतियातन तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस मौके पर पहुंची और इस व्यक्ति के शव को अपनी कस्टडी में लेकर अब जिला अस्पताल सांबा की मॉर्चरी सेक्शन में पहुंचा दिया है और अब यहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद पुलिस जो है वो इनके घर वालों के साथ संपर्क करेगी और शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वालों के हाथ सौंप दिया जाएगा। लेकिन मैं पूरी जानकारी लेना चाहता हूं, मेरे साथ होटल के यहाँ स्टाफ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर क्या कारण हुए थे। क्या नाम है आपका? रूपलाल जी। क्या हुआ था कल, कितने बजे कमरा लिया था और आगे ये पूरा मामला क्या सामने आया? कल आया था सर 8:30 पौने 9 के बीच में आया था। अच्छा। और मेरे से रूम लिया और मालिक का लड़का भी था पेशेंट का। अच्छा। तो बोला मेरे को सुबह जल्दी जाना किसी फैक्ट्री में जाना था उसने। अच्छा। तो मैंने जब सुबह 8:30 मतलब 8 के बीच में मैंने जब दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से आवाज़ नहीं आई। अच्छा। फिर मैं बाहर आ गया, मैंने कहा रात को लेट से होगा तो वो सब आधे घंटे बाद फिर जाता हूँ। अच्छा। फिर अंदर से कोई कुछ नहीं आया। फिर मैंने अपने बॉस को बुला दिया, मालिक का लड़का था बहुत पड़ोस पड़ोस के। फिर उन्होंने बोला कि शीशा तोड़ो अंदर देखो क्या चक्कर है। अच्छा। तो ये लटका हुआ था। अच्छा। तो इसके पास से कोई और चीज़ बरामद हुई है जब पुलिस यहाँ पर आई है मौके पर? वो कपड़े थे उसके। अच्छा। खाली बोतल थी शायद। अच्छा। पैसे थे, ये इधर ही सामान पड़ा। अच्छा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यही वो सामान है जो इस व्यक्ति का है क्योंकि ये व्यक्ति कुछ सामान अपने साथ लेकर आया था और आप देख सकते हैं कि कुछ सामान हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी सर। पुलिस मौके पहले आ गई थी, पुलिस आ गई थी। अच्छा। तो पूरी डिटेल आपने चेक की कि कहाँ का रहने वाला व्यक्ति? सर ये कहाँ का रहने वाला? उधमपुर का है। उधमपुर में पुलिस लाइन है उसके साथ में उसका जो एड्रेस उस पर लिखा? जी सर। चलिए, तो ये इन्होंने बताया कि डोर जो वो उन्होंने लगातार खोलने का प्रयास किया लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया और अब मैं आपको बता दूं कि इसी एम्बुलेंस में इस व्यक्ति के शव को यहाँ पर लाया गया है और अब मॉर्चरी सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस जो वो आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद इस व्यक्ति के शव को इनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि उधमपुर का रहने वाला ये व्यक्ति है। लेकिन किन कारणों में ये स्टेप उठाया है इस व्यक्ति ने जो ये पंखे के साथ लटक कर अपनी जान दे बैठा, सुसाइड का मामला हो सकता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हम फिलहाल यही कहेंगे कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस व्यक्ति की मौत हुई है। होटल के एक कमरे में बताया जा रहा है कि विशाल गेस्ट हाउस जो सांबा में है उसी होटल में देर शाम को इस व्यक्ति ने रूम लिया और सुबह देखा तो उसी रूम में इस व्यक्ति का शव जो था ये पंखे के साथ लटका हुआ था करंदिग्ध परिस्थितियों में। तो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द पोस्टमार्टम के बाद ये शव उनके परिवारजनों से संपर्क करके उन्हें सौंप दिया जाएगा। तो ये दुखद समाचार है और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब से साल 2021 शुरू हुआ है तो लगातार सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये समाज के लिए भी एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। तो ये एक और आप कह सकते हैं कि सुसाइड का मामला सांबा जिला में पेश आया है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7। चलिए अब जम्मू का भी रुख कर लेते हैं और जम्मू के अंदर आपको बताते चले कि सेंट्रल जेल के हवाले से खबर जो है वो निकलकर सामने आई है कि एक यहाँ पर मौत हो गई है। अंडर ट्रायल ये चल रहा था लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई है। किन परिस्थितियों में मौत हुई है अनिल के पास चलेंगे और अनिल किस तरह से अपडेट कर रहे हैं देखिए। मामला सामने नजर आया है कि अंडर ट्रायल सेंट्रल जेल के अंदर एक शख्स का जो है रहस्यमय परिस्थितियों में उसका शव पाया जाता है। पुलिस ने उन्हें 2010 में हिरासत में लिया था। अगर बीती कल शाम की अगर हम बात करें तो उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में एक शव पाया जाता है और पुलिस उन्हें मॉर्चरी रूम में पोस्टमार्टम के लिए लाती है। मगर परिजनों की अगर हम बात करें तो परिजनों को जो है इन्फॉर्म नहीं किया जाता है और उनसे जानते हैं कि उन्हें कब इन्फॉर्म किया गया और किस तरह से पूरा वाकया हुआ है, उन्हें क्या लगता है। सर क्या नाम है आपका? प्रभु सिंह। प्रभु सिंह कहाँ रहते हैं आप? देवड़ी। क्या हुआ था, पूरा वाकया क्या है? वाकया कोई पता नहीं है सानू वाकया का क्या होया। सवेरे पुलिस वाले ने फोन किया मिगी बसनाल ने तेरे जात की डैथ हुई है तो मैं कुत्थे ला है GMC है। सवेरे 7 बजे इतने फिर खज्जल होने कोई पुछा नहीं इतने कोई दूआ तरे अजे तक कोई पुलिस वाला ने उतों आए। सानू ये भी नहीं पता कि गलबात हुई, कियां मारिया की गलबात हुई है।
ठीक ठाक है। 6-7 दिन इन्होंने मुलाकात पाई है, मैं ठीक ठाक है बिल्कुल, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं है नुक्स जी। तो हूँ पता देखा डेड बॉडी चल रही थी। आपने उनको देखा, अपने बेटे को देखा, क्या क्या लगता है कि आपको लगे ही सोजी की जगह नोड़ी, ये जगह सोजी दी नोड़ी, जैसे कौन मारा होता है, कोई झूठ बगी दी मुँह च, हूँ पता नहीं की गल है। हूँ जैसे अखें दिखिए दिखा भी कौन मारे है, हूँ रब जाने पुलिस वाले नहीं पता होना चाहिए कुन्ने मारे ऐसी चाहे की होया, बमार नहीं है, ठीक ठाक है, ये को तगड़ा मुड़ा ठीक ठाक है। ये उनके भाई हैं? ये छोटा भाई है। आप भाई हैं, क्या क्या लगता है कि आपको क्या लगता है, आपने देखा होगा उन्हें, आप जिस तरह से आपके पिताजी बता रहे हैं कि वो ठीक ठाक थे, तो एकदम से क्या हो गया कि आज कल उनका ऐसे ही रहस्यमय परिस्थितियों में शव पाया जाता है? कुछ नहीं, पहले 5-6 दिन पहले गए थे, जब मुलाकात डालने गए थे तो कह रहा कपड़े कुपड़े मेरे को दे आओ गर्मी वाले, तो ये बोले कपड़े मांग रहे, मैं दे आओ। और ये क्या है, तो भी मैंने पूछा मैं कैसा है, ठीक है ठीक ठाक है, कोई मैं फर्स्ट क्लास, पता नहीं। अभी मॉर्निंग में फ़ोन किया इन्होंने पुलिस स्टेशन वालों ने, ये वो सनी सिंह की डेथ हो गई है। हमें शौक लगा कि ये सनी सिंह की डेथ कैसे हो सकती है। फिर मैंने बोला कैसे, मतलब कि इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं कहाँ से फ़ोन आया ऐसे ऐसे, मैं कौन से नंबर में। फिर मैंने फिर बैक कॉल की उनको, मैंने बोला सर हुआ क्या है। जी उनका बीपी हाई हो गया, उसी तो बीपी हाई के बीपी की वजह से उनकी वो हो गई। मैंने बोला वो है ही नहीं है पेशेंट इसका, ना ही कभी उसने टैबलेट खाई है बीपी की, ना कुछ है ही नहीं है। नहीं उसी की वजह से हमें वो मैसेज आया तो हमने आपके तक पहुँचा दिया। मैं चलो ठीक है, तो बस उसी टाइम घर से निकले थे तो यहीं पे, तो जहाँ पे आए तो कुछ भी नहीं, न जहाँ तो ना कि जेल वाले भी चलो बीमार है बीपी है किसी वजह से भी, चलो इधर उन्हें रुकना चाहिए था, चलो कम से कम हमें कॉल करके बताते कि कुछ ऐसा ऐसा हो गया इनके साथ। तो जब हम आए तो जहाँ पे कोई भी नहीं था, पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं। चलो हम यही चाहते हैं कि चलो पता तो चले किस बात से हुई है डेथ इसकी, बस और क्या चाहते हैं हम। चलिए, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि यहां पर कोरोना पूरी तरह से दस्तक दे चुका है और एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी मार्केट प्लेस का रुख करते हैं वहां पर 2 गज की दूरी रखना और मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि आम जनता इसमें बिल्कुल भी सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है। इक्का दुक्का लोग जो है वो सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन बेशक यहां पर पहुंच चुकी है। टीकाकरण का अभियान चलाया गया है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यहां पर टीकाकरण जो है वो किया जाएगा और उसके बाद चौथे चरण में दूसरे सभी लोगों को वो टीका लगवाया जाएगा। लेकिन इस पर सिर्फ इतना सा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि टीकाकरण शुरू हो गया है तो कोरोना हमें अपनी चपेट में नहीं ले सकता है। टीका लगने के बाद भी आपको एहतियात उसी तरह से बरतनी है जिस तरह से आज बरतनी है, यानी जब आप डोज ले लेते हैं उसके बाद भी एहतियात बरतते रहिए और उससे पहले तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो वहां पर 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहनें। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।